साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से जो है मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें आपके अर्धवार्षिक करंट अफेयर को संकलित किया गया है क्विज के फॉर्म में। तो इस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और इसमें पूरे 12 सेक्शन दिए गए, मतलब पूरे करंट अफेयर को 12 सेक्शन में बांटा गया है। इसका पहला सेक्शन जो है वो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको क्विज के फॉर्म में और उसकी पूरी व्याख्या के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एपीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे आपके आरओ एआरओ की परीक्षा हो, या जो पीसीएस की परीक्षाएं होंगी, या जो अन्य परीक्षाएं आप देंगे, उन सभी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय प्रदेश का जो पहला करंट अफेयर है, प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। यह कथन आपका गलत है। तो यहां पर केवल पहला कथन सही, इसलिए ए ऑप्शन है। इसका व्याख्या देखें तो देखिए, 3 से 5 नवंबर 2023 को दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में। ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? चूंकि दूसरे विकल्प में पूछा गया था उद्घाटन का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है। अन्य बातों को देखें यहां पे, तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। ठीक है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, इन सब चीजों को यहां पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस आयोजन का जो भागीदार देश था वो नीदरलैंड रहा है, फोकस देश जापान था, और मुख्य विषय क्या था? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और शुभंकर क्या था? मिल इंड। मिल इंड। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। उन्होंने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिव नडार को। किसको? शिव नडार को। ठीक है। तो ये लिस्ट जो है नवंबर 2023 में जारी हुई है। किसके द्वारा जारी किया गया है? एडल गिव फाउंडेशन एवं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूची में देश के कुल 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नडार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए दान किए। वहीं विप्रो के अजीम प्रेमजी जो है दूसरे स्थान पे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, उनका परिवार जो है तीसरे स्थान पर है। और जेरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक है। 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। इसमें G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइव लाइव का फुल फॉर्म है पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ जो है 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा गुजरात के केवड़िया में किया गया, जहां पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? JKDFP को, जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को। देखिए, धारा 3(1) के तहत, धारा 3(1) के तहत 5 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया है। किसने किया? भारत सरकार गृह मंत्रालय ने। ठीक है।
तो देखिए, यह संगठन जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है वर्ष 1998 से। इसका कृत्य क्या है? भारत में अलगाववादी एवं आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देना। तो इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले जो पंजीकृत हैं, इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, पहला 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। ये कथन सही है। दूसरा, इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। ये भी सही है। यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। ये कथन गलत है। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये कथन आपका सही है। तो देखिए, ये इसका जो विस्तार है 31 कोण नहीं बल्कि 21 कोण में होगा। ठीक है, 21 कोण में, और ये कांस्य से निर्मित होगी। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा एक संग्रहालय बनाया जाएगा। यह संग्रहालय प्रदर्शित करेगा क्या? रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवान क्षेत्र का इतिहास। रानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो 16वीं शताब्दी के मध्य गोंडवाना की शासका थी, और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगभग कितनी राष्ट्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। तो बी ऑप्शन ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 को। तो देखिए, किन परियोजनाओं का लोकार्पण किया? तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश, और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ग्रामीण आवास योजना या तथा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों का शिलान्यास किया। किसका? जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का। इसके अतिरिक्त IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया, और परिसर के में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी रखना इसमें शामिल है। 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया? हर घर सोलर अभियान तो लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 को। अभियान के तहत लगाया जाएगा क्या? रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना है। वो आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की बिल्डिंगों में लगाए जाएंगे। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। यह कथन आपका गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कथन आपका सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए देखिए, गलत क्यों है? क्योंकि 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन जो है, यह आयोजन ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ, ना कि अहमदाबाद में। इसलिए पहला कथन गलत है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। और इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना या ब्लूप्रिंट अमृत काल विजन 2047 मतलब 2047 का भी अनावरण किया गया है। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में डूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी है। इस पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। अगला है, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय नाम से। ऑपरेशन अजय महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 अक्टूबर 2023 को चालू किया गया है। कारण क्या था? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण। इसके पहले ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ये अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। यह कथन आपका सही है। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। 2 के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया।
यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932। भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशनल कमान है, कौन सी है? पहला पश्चिमी वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मध्य वायु कमान प्रयागराज में है। पूर्व वायु कमान शिलांग में है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर में है। दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम में है। तो पांचों याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछ सकता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। अगला है 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, सही है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, ये भी सही है। जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ये भी सही, ये सही नहीं है। डी मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये सही है। देखिए यहां पर आपका सी वाला जो है वो सही नहीं, सी वाला सही नहीं है, क्योंकि देखिए जोधपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिमा एक्सप्रेस जोधपुर को, यहां देखिए लिखा है जैसलमेर को, ये जोधपुर लिखा है ना यहाँ पे सी वाले में, देखिए ये जोधपुर है, ये जैसलमेर होना चाहिए। जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, इसलिए सी वाला सही नहीं है। तो 5 अक्टूबर 2023 को शिलान्यास किया गया करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। अब किस किस का आधारशिला रखा गया है तो ये देख सकते हैं एक बार। जोधपुर में एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का। पीएम ABHIM के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य। कई सड़क परियोजनाएं। राष्ट्र को समर्पित किसको किया गया? IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायका बाग रेल लाइन। 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक सेकेंड, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की है, सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए 27 सितंबर 2023 को इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से। इसमें क्या कहा गया है? यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे, वर्ष 2017-18 भारत सरकार की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डेटा पर आधारित है। विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 मिलियन व्यक्ति हैं। यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर के 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। भारत में 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। आगे बढ़ते हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, ये कथन सही। केवल दूसरा कथन सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन होगा। देखिए ये इसका आयोजन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश ग्वालियर में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया, इसलिए यहां पर पहला कथन जो है वो गलत था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से। उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए।
इस दौरान स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अगला है, सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है? तो कुल 54 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में चालू किया गया है 25 सितंबर 2023 को। ठीक है, किसने शुरू किया है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा। यह चरण संचालित होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना 6 राज्यों में के 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में संचालित किया जाएगा अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से। दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, सही है। हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, 9 में से भी है। तीसरा, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, नहीं, इसी वाला सही नहीं है। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये सही है। देखिए, जो 9 दिखाई गई हैं, यहां पर आपका क्या लिखा है, एक सेकंड, यहां पर पटना दिल्ली है ना, तो पटना दिल्ली नहीं थी, पटना हावड़ा है, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, देखिए उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये देखिए नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चाहे तो आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 9 ट्रेनें हैं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी किन 11 राज्यों में? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ये डेटा इतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डेटा आप अपने दिमाग भरेंगे तो आपका दिमाग मतलब ज़्यादा ही ओवरलोड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से सही कथन कौन सा है। तो देखिए, ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया, यह कथन सही है। दूसरा, यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, यह भी सही है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन, ट्रेवल फॉर लाइफ 27 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। यह शुरू हुआ है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, सही है। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया, ये भी कथन सही है आपका। तीसरा, प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया, सही है। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया, ये आपका सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 1500 छात्रों को नहीं बल्कि 1000 छात्रों को, कितना? 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। ठीक है, इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया? 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सही है। देखिए, 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। दूसरा, इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में पुलिसिंग, ये कथन आपका सही है, पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया गया? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्य विषय था अमृतकाल में पुलिसिंग। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF+ कवरेज हासिल कर लिया।
यह कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। राज्य के सभी 95,767 गांवों ने दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है। सही है। तीसरा, 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा हासिल किया। सही है। डी, 95,767 ओडीएफ प्लस गांवों में से 4,306 गांव ओडीएफ प्लस आदर्श गांव है। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, एक सेकेंड, यहां पे जो ये आंकड़े हैं, ये डी वाले का आंकड़ा सही नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया गया। सितंबर 2023 में घोषणा की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ये किया गया और यह लक्ष्य हासिल कर लिया है राज्य के सभी 95,767 गांवों ने। ठीक है, ना कि यहाँ पे क्या लिखा गया, 95,767 गांव में से इतने गांव, सभी ने कर लिया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ओडीएफ प्लस महत्वाकांक्षी गांव जो है 81,744 हैं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ओडीएफ प्लस उभरते गांव है 10,217। ओडीएफ प्लस आदर्श गांव, ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कितने हैं? 3,806। अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ कितने गांव में हुई है? 15,649 गांव में। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 95,048 गांव में। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ओडीएफ प्लस गांव कितने थे? 15,088। इसके बाद 9 महीनों की अल्प अवधि में ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल गांव कितने हैं? 80,000 से अधिक। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कुल 6,350 करोड़ रुपए की योजनाओं को किया है और उन्होंने आधारशिला रखी है छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की। आगे चलते हैं और इस अवसर पर जो है 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित किए गए हैं। अगला है संविधान 128वां संशोधन विधेयक। 128वां संशोधन विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है? कुल 33%। कितने? 33%। लोकसभा में पारित किया गया 20 सितंबर 2023 को। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में पड़े मत कितने हैं? पक्ष में जो है 454 और विपक्ष में 2। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 21 सितंबर को। राज्यसभा में पड़े मत जो है 214, विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। विधेयक का नाम क्या है? महिला आरक्षण विधेयक 2023 और विधेयक का सरकार द्वारा रखा गया नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम याद रखिएगा। इसका प्रावधान क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 अर्थात 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान। यह लागू कब होगा? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर यह लागू होगा। ठीक है, मतलब जो SC ST के लिए जो रिजर्व कोटा है उसी में ही इसको दिया जाएगा। अगला है सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसको महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया सितंबर 2023 में, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब NPCI तथा पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC के द्वारा संयुक्त रूप से। इसका विषय क्या था? ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रिजिलियंट सस्टेनेबल। इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, जिसमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार से हैं। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अबू धाबी स्थित UAE संयुक्त अरब अमीरात में स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद को। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? भावेश गुप्ता। ये CEO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष एवं CEO हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप ये दिया गया है टॉम ग्रीनवुड को, वोल्ट के संस्थापक और CEO हैं। फिनटेक CTO ऑफ द ईयर कैलाश नथ को। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। अगला है 18वें G20 शिखर सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो 18वें नंबर का था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
तीन कथन है। पहला, 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था, ये भी सही है। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत के पास थी। इसका मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके दौरान, इस G20 की अध्यक्षता के दौरान 60 स्थानों पर 200 से भी ज्यादा बैठकें आयोजित की गई और जिसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। ठीक है, अब किन लोगों ने भाग लिया उनके नाम याद रखने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां पे ध्यान रखिएगा, सम्मेलन की जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं? 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को, 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली है। अभी तक एक संघ के रूप में यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल रहा है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत बनी है। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। इस गलियारे के निर्माण में भारत, यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए एक नए कार्य समूह पर सहमत बनी है। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमत बनी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई। ये महत्वपूर्ण है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लूला दा सिल्वा को सौंपी है। मतलब अब इसकी अध्यक्षता जो 19वें सत्र की अध्यक्षता होगी वो ब्राजील के द्वारा की जाएगी। 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में ये बैठक हुई थी। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को 45वें सत्र में। देखिए, तो शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा। देखिए, कुछ अन्य बातों को देखिए, याद रखिएगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ठीक है, और यह भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। शांति निकेतन के बारे में बात करें तो वर्ष 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। विशेष तथ्य क्या है? वर्ष 1967 में देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, परंतु ये किसी अधिनियम या कानून के तहत नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उसके लिए कोई कानून नहीं था। देखिए, इस समिति के अन्य सदस्य जो हैं वो कौन कौन से? केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, इन्हें शामिल किया गया है, परंतु इन्होंने अपनी सहमति इसमें नहीं दी है। राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। देखिए, पहला, 16 अगस्त 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये कथन सही है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयीकृत पाथेर पंचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन जो हुआ है और 16 अगस्त से 2 सितंबर तक 2023 तक यह महोत्सव चला है। किसके द्वारा किया गया है इसका आयोजन? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने
महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी पाथेर पंचाली इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है। 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम को किस तिथि से लागू माना जाएगा? तो 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। राज्यसभा द्वारा पारित कब किया गया? मतलब ये पूर्व काल से ही भूतकाल से माना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा द्वारा पारित 7 अगस्त 2023 को, लोकसभा द्वारा पारित 3 अगस्त 2023 को, राष्ट्रपति की सहमति मिली 11 अगस्त 2023 को। देखिए, विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है किसे? केंद्र सरकार के अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में। प्रावधान क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण में कौन शामिल होंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव। प्राधिकरण का कार्य क्या होगा? अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देना। अगस्त 2023 में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में, महेश चंद्र पंत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023। देखिए, पहला है 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, विधानमंडल नहीं, मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। सही है। दूसरा, इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है। ये भी सही है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। ये सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले होगा। ठीक है, यहां पे 5 साल लिखा है, इसलिए गलत है। देखिए, यह आयोग जो है एक निगमित निकाय होगा। आयोग का मुख्यालय कहां पे होगा? प्रयागराज में होगा। अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं केवल 2 बार। आयोग के व्यय भार का वहन सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से और आयोग की अपनी प्राप्तियों से होगा। आयोग के प्रभावी हो जाने पर क्या विघटित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त करके इसके स्थान पर यह नया आयोग बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023, इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। सही है। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है, 1969 में। सही है। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। यह भी सही है। इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि आवश्यक है। ठीक है, आधार नंबर देना आवश्यक है, इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहर और महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो छत्तीसगढ़ की ये अनुसूचित जातियां हैं। ठीक है, इन्हें इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिशन अमृतसर सरोवर के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? देखिए, पहला, अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान की। सही है। यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। यह कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह मिशन शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2022 को, ना कि 2021 में। ठीक है, इसलिए बी वाला गलत है। इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। ये सही है।
इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय का प्रगति की है, ये भी सही है। तो देखिए, मिशन के कार्यान्वयन में सक्रिय योगदान कौन करेंगे? 8 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के द्वारा इसमें योगदान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 3 से 6 अगस्त 2023 के मध्य में किसके द्वारा आयोजित किया गया? संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी के सहयोग से। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन किया गया। अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर में, कहाँ पर? गांधीनगर में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 18वें शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने की है। तो ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। उद्घाटन किया था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। इसका उद्देश्य G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना। अगला है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर को लॉन्च किया है। यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह विकसित किया गया है वॉक्सले ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। सी ऑप्शन। इसकी विशेषता क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MIR स्कैनर है। लागत प्रभावी है, कम भार वाला है, अत्यधिक तीव्र है और हाई फील्ड वाला है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? कुल 55। टोटल 508 रेलवे स्टेशन, इसमें से उत्तर प्रदेश के 55 हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो 508 स्टेशन है ये 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित हैं। तो देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश के 55 हैं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के, फिर राजस्थान के भी 55 है बराबर, बिहार के 49 है, महाराष्ट्र के 44 है, पश्चिम बंगाल के 37 है, मध्य प्रदेश के 34 हैं, असम के 32 हैं, उड़ीसा के 25 हैं, पंजाब के 22 हैं, गुजरात के 21 हैं, तेलंगाना के 21 हैं, झारखंड के 20 हैं, आंध्र प्रदेश के 18 हैं, तमिलनाडु के 18 हैं, हरियाणा के 15 हैं और कर्नाटक के 13 हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण आंकड़ा आप याद ये रखिएगा, कितने हैं टोटल कितने हैं आपके? 508 स्टेशन है। ठीक है, इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 55। बस यही दो आंकड़े आपको महत्वपूर्ण हैं याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, 31 जुलाई 2023 को यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया, सही है। यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह चलचित्र सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। ठीक है, इसमें तो बी वाला सही नहीं है। इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है, सही है। अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सार्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, पहला, यह बैठक 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, सही है। इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के विशेष सचिव सुमिता डावरा ने की, यह सही है। बैठक में 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, सही है। इन 6 परियोजनाओं में 3 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित थे, ये कथन गलत है, क्योंकि इन 6 परियोजनाओं में 3 रेल मंत्रालय की और 3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाएं रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? कहां पर किया गया? असम में किया गया, 2 अगस्त 2023 को। शुभारंभकर्ता कौन रहे? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। अन्य शुभारंभ किसका किया गया इनके द्वारा? लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का। शुरुआत की अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम गीत के साथ एक पहल के रूप में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राज्य में हरित आवरण का विस्तार करना। आगे चलते हैं। देखिए, संत शिरोमणि गुरुदेव
श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पहला, 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक की आधारशिला मध्य प्रदेश के सागर में रखी। सही है। दूसरा, इस स्मारक में 15,000 गांव एवं 200 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। तो ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे आंकड़े गलत है, क्योंकि 20,000 से अधिक गांव और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। तो बी वाला सही नहीं है। इस स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में किया गया है। सही है, किया जाएगा। इस स्मारक की निर्माण लागत राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये सही है, ये सही। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। गठित किए जाने वाले 4 नए जिलों में विकल्प में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इन चारों में से देखिए, जो 4 नए जिले हैं उसमें होजाई है, विश्वनाथ है, बजाली है, परंतु कार्बी ओंगलांग नहीं है। कार्बी ओलांग नहीं है, ओंगलांग नहीं है। देखिए यहाँ 4 कौन से, होजाई है, विश्वनाथ है, तामुलपुर है और बजाली है। ठीक है। अब इन नए जिलों के निर्माण के बाद राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे? 35। अभी तक 31 थे, 4 और बढ़ गए, 35 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 11 अगस्त 2023 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वाल का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ चरणजीत सिंह ने किया। चरणजीत सिंह, ये कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने किया 11 अगस्त 2023 को। इसकी शुरुआत की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से अद्वितीय ब्रांड का चयन कर उसका प्रचार किया जाएगा और ब्रांड में शामिल क्या होंगे? हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न उत्पाद। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? देखिए 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर, कब? 27 जुलाई 2023 को परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सही है। यह परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। सही है। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया। सही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। 7.5 नहीं है, 6.5 है, 6.5 लाख। ठीक है, इसलिए कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? देखिए 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया। सही है। इस विधेयक में प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है। सही है। राज्य में वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं एवं एकल महिलाओं को प्रति माह न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन गारंटी प्रदान करने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। सही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष स्वतः 10% वृद्धि का प्रावधान किया गया। तो 10% वृद्धि का प्रावधान नहीं है। सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि का प्रावधान है। जुलाई में 5% और जनवरी में 10%। ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। देखिए इसके अतिरिक्त ये फैक्ट याद रखिएगा कि कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 29 से 30 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। अगला है, इसी में थोड़ा सा और देखें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जारी की है। 6,207 स्कूलों को पहली किस्त मिली, जिसकी कुल राशि 630 करोड़ रुपए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, बताना कौन से सही हैं। पहला, वह 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर है। सही है। उनकी यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई नहीं, 20वीं नहीं बल्कि 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर। 20वीं वर्षगांठ नहीं है बल्कि 25वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो 2 वाला सही गलत है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सही है। पहला तीसरा सही है। ठीक है। देखिए विशेष तथ्य क्या है? वर्ष 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत कर उसे रणनीतिक भागीदारी का दर्जा प्रदान किया 1998 में।
गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1947 में ही हुई थी, जब भारत आजाद हुआ था। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। ठीक है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 14 जुलाई को बैस्टिल पर हुए हमले की वर्षगांठ को ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए किसके मध्य? आयुषियन एसएससी और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने किए हैं। यह स्थापित किया जाएगा भारत में। यह केंद्र होगा विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए, बताना इनमें से सत्य कौन सा है। तो देखिए, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से सही है। इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर किया गया, भी सही है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, सही है। एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है हिंदी में। ये सभी के सभी यहाँ पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन 1 2 3 4। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है, जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? न्यायमूर्ति जी रोहड़ी की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति जी रोहड़ी कब सौंपी है? 31 जुलाई 2023 को। किसे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इस आयोग के अध्यक्ष हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहड़ी। आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियां क्या थी? अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना, उसमें किसी तरह के दोहराव, अनियमितता और अन्य किस्म की गलतियों में आवश्यक सुधार की सिफारिश करना। आयोग को इस बात की जांच करनी थी कि अन्य पिछड़े वर्गों में आरक्षण के लाभों का किस सीमा तक समान आधार पर वितरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के लिए नियम, प्रक्रिया और मानदंड तैयार करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अगला है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सीकर में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया, सही है। उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया एस लॉन्च किया है, ये कथन गलत है। सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है, ना कि यूरिया एस, इसलिए बी वाला गलत हो गया। सी, प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, सही है। प्रधानमंत्री ने 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया, ये भी सही है। 5 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और 7 का शिलान्यास किया, ये सभी के सभी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई? तो कहां पर हुई? बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण है, बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। तो देखिए, दुर्घटना कब हुई? 2 जून 2023 को। 2 जून 2023 को बहानगर बाजार स्टेशन के पास। दुर्घटना का कारण क्या था? यह रेल दुर्घटना ट्रेन नंबर 12,864 हावड़ा SMBT सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी के टकरा जाने के कारण हुई थी। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन ये खड़गपुर पुरी लाइन पर रेलवे का एक स्टेशन है जो उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित है। इस हादसे में 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक लोग घायल हुए। रेल मंत्री द्वारा इस हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया है। हाल ही में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया अक्टूबर-नवंबर 2023 के मध्य में। देखिए, इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य के गुमला, खूंटी, लातेहार और सरायकेला खरसवां जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तेलंगाना राज्य के भद्रदारी जिले तथा बिहार राज्य जमुई, लखीसराय और जैसे आदिवासी जिलों से आए लगभग 220 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या था?
आदिवासी युवाओं के बीच जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना। अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ 76वें सत्र का आयोजन। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र आयोजित हुआ 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य में नई दिल्ली में। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ने इस सत्र में वर्चुअली भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सर्वसम्मति से इस सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 6 महीनों का जो करंट अफेयर था, आपका राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर, उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जैसा भी रिस्पॉन्स हो आप बता सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यदि आपको पसंद आता तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।